इंश्योर करिए अपने अपने लेवल पे रिवीजन रेगुलर बेसिस पे। रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है और स्ट्रीमिंग वो भी कर दो। वो सब ठीक है, वो सब किया हुआ है, लिंक क्रिएटेड है, सब किया हुआ है, तो स्टार्ट स्ट्रीमिंग कर दो। ओके, सो गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, हैव सम एनर्जी। ठीक है, देखिए पेज नंबर क्या था? हम लोग बोर्ड कमिटीज कर रहे थे, एंड बोर्ड कमिटीज में अभी तक अपन लोगों ने दो बोर्ड कमिटीज किया था पिछले लेक्चर के अंदर। दैट वाज पहला था ऑडिट कमेटी एंड दूसरा था स्टेक होल्डर नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी। ओके, तो क्या फंक्शंस थे नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के? व्हाट वर द फंक्शंस ऑफ नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी? लास्ट बेंच। नो आइडिया है ना? ये कब पढ़ा है सर आपने? ठीक है, नहीं रिवाइज किया मत रिवाइज करो, फिर मिलेंगे जून के लिए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कमिटी। फोन पे बात करो। हाँ, देखिए नेक्स्ट है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। राइट डाउन, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। अभी एज द नेम सजेस्ट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, क्या पर्पज रहता होगा इस कमेटी का? स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? एनी पर्सन हु हैव एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट associated with the management of company या with the company। ऐसा कोई भी पर्सन जिसका किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट एसोसिएटेड है कंपनी के साथ, उसको अपन ने क्या नाम दिया? स्टेक होल्डर। ठीक है, तो देखिए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी एज द नेम सजेस्ट मेन पर्पज रहेगा टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस। क्या रहेगा मेन पर्पज? टू रिड्रेस द grievances of stakeholders of the company. Their main purpose or their main object will be to redress the grievances of stakeholders of the company. कंपनी के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये इंश्योर करता है स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। ये इंश्योर करता है कौन? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। अब देखिए स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, तो वो आप लिखेंगे, स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स लिखेंगे कि कौन कौन से कंपनीज को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करना है।
write down every listed company. एक चीज ध्यान रखना, इससे पहले आप लोग ना ऑडिट कमेटी के बारे में पढ़ के आए हैं, एज वेल एज और क्या पढ़ा था, नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमेटी के बारे में पढ़ा था। वहाँ पे आप लोगों ने देखा था कि भाई ऑडिट कमेटी एंड नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमेटी कौन से कंपनीज को कॉन्स्टिट्यूट करना है वो सेम है। सेक्शन 177 में जो रिक्वायरमेंट्स है सेक्शन 178 में भी सेम रिक्वायरमेंट्स है, एंड दिस कमिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ सेक्शन 178 ओनली। सेक्शन 178 सब सेक्शन 2 का पार्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? तो सेक्शन 178 में जो तुमने रिक्वायरमेंट्स लगाए ना, वो रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अलग है एज कंपेयर टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 177 एंड 178। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? राइट डाउन एवरी लिस्टेड कंपनी और any other company or any other company which have more than or any other company which have more than 1000 shareholders या डिबेंचर होल्डर्स या deposit holders, any other company which have more than 1000 shareholders या debenture holders या deposit holders और any other security holders or any other security holders at any time during a financial year, at any time during a financial year is required to constitute a stakeholder relationship committee, is required to constitute a stakeholder relationship committee. ठीक है, is required to constitute a stakeholder relationship committee। और ये stakeholder relationship committee का पर्पस क्या है? To redress the grievances, to redress the grievances of the, बोलिए, to redress the grievances of the stakeholders of the company। इसका पर्पस क्या? To redress the grievances of the stakeholders of the company। ऐसा कोई भी कंपनी, अब तुम समझो, अगर शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर या कोई भी दूसरा सिक्योरिटी होल्डर मिला करके भी अगर 1000 से ज्यादा होते हैं, मान लो कि कंपनी में 400 शेयर होल्डर्स है, 300 डिबेंचर होल्डर्स है, 300 डिपॉजिट होल्डर्स है, 1000 हो गया। दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का पर्पस क्या? एज द नेम सजेस्ट, टू रिड्रेस द ग्रीवेंसेस ऑफ स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी इन अ टाइमली मैनर। गुड आफ्टरनून कशिश बच्चानी, क्लियर? ठीक है, तो 3 types of committees which are mandatorily required to be constituted under Companies Act 2013 for certain classes of companies which falls within the set requirements as specified under section 177 178। is it clear? okay, तो बोर्ड कमिटीज वाला जो पार्ट था वो ज़्यादा ही खत्म। नाउ
मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, हम लोग यहाँ पे 5 सेक्शंस पढ़ने वाले। 179 सुन लेना पहले ध्यान से, 179, 180, 181, 182 एज वेल एज 183। ये जो 5 सेक्शंस हैं ये डिफाइन करते हैं पावर्स ऑफ बोर्ड। तो नेक्स्ट सेट ऑफ सेक्शन जो अपन पढ़ने वाले हैं ना, वहाँ पे हेडिंग लगाइएगा आप, पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। राइट डाउन पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। और यहाँ पे लिख लेना कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर डायरेक्टर चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इन 5 सेक्शन में से क्वेश्चन जरूर बनना है। क्लियर है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा? अब बिल्कुल फोकस करना है यहाँ पे। अपने मॉड्यूल में कौन से पेज नंबर पे गिवन है? हाँ 690, 695 पे गिवन है। मैं एक बात देख लेता हूँ, मुझे लगता है कि भाई कुछ पॉइंट्स स्किप किए रहेंगे मॉड्यूल के अंदर। तो जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सेक्शन 179 में, 180 में, उतना आपको पढ़ना है। इज इट क्लियर? सिक्स 95। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कंपनीज एक्ट में अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, है ना? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को का पावर्स क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? क्या क्या पावर्स होने चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास? हैं ये हम कैसे बताएंगे सर? बताओ इन जनरल, इन जनरल क्या पावर्स होना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास? डिसीजन लेने का पावर, ओके। व्हाट एल्स? नहीं अच्छे से दिया हुआ है सेक्शन 179, वेरी गुड। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास क्या पावर होनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से? कोई और बच्चा बोलेगा? नहीं बोलेगा? हाँ मीटिंग कॉल करने की पावर होना चाहिए, ओके। और देखिए कंपनी का पावर कहाँ डिफाइन होता है, तुम बताओ। एक कंपनी का पावर कहाँ पे डिफाइंड होता है? इन दी मेमोरेंडम, है ना? तो मैं लिख सकता हूं पावर्स ऑफ कंपनी इज डिफाइंड अंडर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। और अ कंपनी कैन नॉट अंडरटेक एनी ऑफ सच ट्रांजेक्शंस। A company cannot undertake any of such transactions the power of which is not given in the power of which is not given in the memorandum of company, है ना? कंपनी के पावर्स डिफाइंड है मेमोरेंडम में। एंड डायरेक्टर्स जो है कंपनी के, ठीक है, डायरेक्टर्स का मतलब यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी शैल हैव द सेम पावर। बोलो मेरे साथ ऐसा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी shall have the same powers as the company। मतलब इसका मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यूमुलेटिवली, कलेक्टिवली, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कलेक्टिवली वो सारे पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं जो पावर एक्सरसाइज कर सकती है कौन? कंपनी। और कंपनी के पावर्स कहाँ पे डिफाइंड है? कंपनी के पावर्स कहाँ पे डिफाइंड है? मेमोरेंडम। तो मैं बोल सकता हूँ
कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स shall exercise all the powers as, देखो एक टर्म यूज कर रहा हूं, vested upon the company through its memorandum। जो सारे पावर्स एक कंपनी एक्सरसाइज कर सकती है अपने मेमोरेंडम के थ्रू, वो सारे पावर्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? हाउएवर यहां बोला गया कि कुछ ऐसे पावर्स जो एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड नॉट टू टेक द प्रायर कंसेंट ऑफ द मेंबर्स। कुछ ऐसे पावर्स जिनको एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड नॉट टू टेक द प्रायर कंसेंट ऑफ द मेंबर्स, एंड कुछ ऐसे पावर्स रहेंगे जिनको एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंसेंट लेना पड़ेगा। किसका? मेंबर्स का। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? सेक्शन 179 सुनना ध्यान से। सेक्शन 179 बात करता है उन पावर्स की जो किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन जनरल एक्सरसाइज कर सकते। सेक्शन 179 क्या डिफाइन करता है? उन पावर्स के बारे में जो पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी कैन एक्सरसाइज इन जनरल। तो सेक्शन 179 को मैं बोल सकता हूं, सेक्शन 179 क्या डिफाइन कर रहा है बेटा? जनरल पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, है ना? जनरल पावर ऑफ या जनरल पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी। इज इट क्लियर? अच्छा सर, आपने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर मिलेगा किससे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर मिल रहा है किससे? कंपनी के मेमोरेंडम से। सिमिलरली मेंबर्स को पावर कहां से मिलता है? क्या मेंबर्स के पास कोई पावर है? क्या मेंबर्स ऑफ कंपनीज के पास पावर है? बोलो, क्या कंपनी के मेंबर्स के पास भी राइट्स है, पावर्स है? हाँ, तो पावर्स कहां से मिलता है उनको? मेंबर्स को पावर मिलता है एज पर दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। मेंबर्स को पावर्स कहां से मिल रहा है? फ्रॉम दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आप लोग पढ़ के आए कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कौन? क्लियर ही नहीं, आप देखो ना ठीक से। मेंबर्स को पावर कहां से मिल रहा है? प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट। आप थोड़ी देर पहले आप पढ़ के आए हो पिछले लेक्चर्स के अंदर कि डायरेक्टर्स मिला करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाएंगे, लेकिन डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? मेंबर्स। तो पावर्स टू अपॉइंट द डायरेक्टर इज विद द मेंबर एंड द पावर इज गिवन अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, है ना? कंपनी मेंबर्स के पास राइट है, राइट टू अटेंड दी मीटिंग, राइट टू अपॉइंट प्रॉक्सी, राइट टू वोट एट दी मीटिंग, है या नहीं? तो ये सारे पावर्स मेंबर्स को कहां से मिल रहे हैं? मेंबर्स को पावर्स कहां से मिल रहे हैं? फ्रॉम दी प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। सिमिलरली किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पावर्स कहां से मिल रहा है? फ्रॉम दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी। इन जनरल board of directors of any company can exercise all such powers. Board of directors of any company can exercise all such powers which the company can do या which the company can exercise. जो सारे पावर्स कंपनीज के पास है वो सारे पावर्स कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास भी होंगे। however मेंबर्स चाहे, अगर मेंबर्स चाहे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इन पावर्स पे कुछ हद तक रिस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकते हैं। मेंबर्स के पास राइट है क्या? टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स टू बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी। इज इट क्लियर? क्या मेंबर्स डायरेक्टर्स के ऊपर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं? या मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं? आंसर इज नो। हाउएवर दे कैन इंपोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस on the powers of the board of directors of any company. Is it clear? Section 179 क्या डिफाइन कर रहा है? जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड। ठीक है, जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड। देखिए लिखा यहां पे
यहाँ पे लिखा ना, शेयर होल्डर्स डिराइव देयर पावर्स फ्रॉम द एमओए, है ना, तुम शेयर होल्डर्स को कट कर दो और लिख दो वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। शेयर होल्डर्स पावर कहां से डिराइव कर रहा है? फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। चलें आगे, देखिए बेटा, therefore board of directors derive their powers from the MOA, therefore company has all the powers except those which are ultra virus. The board has the general power to do everything that the company is empowered to do. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो सारे पावर्स है जो एक कंपनी एक्सरसाइज कर सकती है, एक्सेप्ट फॉर द मैटर वेयर द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स द कॉन्करेंस ऑफ द जनरल मीटिंग। एक्सेप्ट, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, कुछ ऐसे पावर्स जो बोर्ड एक्सरसाइज कर सकता है इन जनरल विदाउट टेकिंग द प्रायर परमिशन फ्रॉम द मेंबर्स इन द जनरल मीटिंग। हाउएवर कुछ ऐसे पावर्स हैं जिनको एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नीड्स द प्रायर अप्रूवल ऑफ, सिंपल है। और मैटर्स वेयर शेयर होल्डर्स हैव रेगुलेटेड द कंडक्ट ऑफ द डायरेक्टर्स और द आर्टिकल्स कन्फाइन द पावर्स। तो यहाँ पे ऐसा एक डिजाइन बनाने का, लिखने का कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी लिखने का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी shall be, board of directors of any company shall be entitled board of directors of any company shall be entitled to exercise all such powers and to do all such acts and things as the company is authorized to exercise and do। ठीक है, अब यहां पे ना पैराग्राफ चेंज करना। while exercising all such powers or doing such act or things the board shall be subjected to the provisions contained in the act or in the memorandum or articles of company of the company, ठीक है, or in the memorandum or articles of the company or in any regulations not inconsistent therewith and duly made thereunder
including the regulations made by the company in the general meeting. अब तुम समझना है यहाँ पे जो तुमने लिखा है इस लाइन का मतलब क्या है, पहले वो समझिए। देखिए सर ने इतनी देर से बताया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो सारे पावर्स है जो कंपनी के पास है। सुनना बिल्कुल ध्यान से, कोई बेवकूफ होगा जो नहीं सुनेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो सारे पावर्स है जो कंपनी के पास है, और कंपनी के पावर्स कहाँ पे डिफाइंड है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इनडायरेक्टली मैं ये बोल सकता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी भी कंपनी के वो सारे कार्य कर सकते हैं जो कंपनी कर सकती है ना। तो अपने फर्स्ट वाले पॉइंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या दे दिया? फ्री हैंड। हाँ या ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फ्री हैंड दे दिया ना। अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो सारे पावर्स है जो कंपनी के पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो सारे पावर्स है जो कंपनी के पास है, तो मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फ्री हैंड दे दिया। हाँ या ना? एक्सेप्ट, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपने पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए कंपनी के मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स का ध्यान रखना पड़ेगा एंड कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस का ध्यान रखना पड़ेगा। बोलिए फिर से एक बार। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले स्टेटमेंट में क्या बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तू फ्री है कुछ भी करने के लिए, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं करेगा। सुनना ध्यान से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम फ्री हो कुछ भी करने के लिए, लेकिन तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करे किसको? कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस को, मेमोरेंडम को और आर्टिकल्स को। मेरी बात समझ में आ रही है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप कुछ भी करने के लिए एंटाइटल्ड हो, प्रोवाइडेड आप कुछ भी ऐसा नहीं करोगे जो कॉन्ट्राडिक्ट करे किसको? प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट को, मेमोरेंडम को, आर्टिकल्स को। एंड कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया मेंबर्स ने बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग। तो जिन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है by the members by passing a resolution in the general meeting, such powers can also not be exercised by the board of directors of the company. मेरी बात समझ में आ रही? फिर से एक बार, दो स्टेटमेंट बोला। पहला क्या बोला? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप फ्री हो कुछ भी करने के लिए, कुछ भी मतलब वो सारे कार्य जो कंपनी कर सकती है। कंपनी के पावर्स कहाँ डिफाइंड है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मैं बोल सकता हूँ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी गेट्स द पावर from the memorandum of association. In general, board of directors of any company can carry out any of such acts or transactions, the power of which is given to the company in the memorandum of. Is it clear? फिर दूसरा क्या बोला? सुनो, वो powers exercise करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा that it is not in contradiction. It is not in the contradiction with the provisions of company that. It is not in contradiction with the memorandum, it is not in contradiction with the articles, and अगर कुछ केसेस में मेंबर्स ने आपके पावर्स रिस्ट्रिक्ट किए बाय पासिंग अ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, तो वो रिस्ट्रिक्शंस भी एप्लीकेबल होगा। इज इट क्लियर? तो अपन ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इन जनरल सारे पावर्स है, बट देयर पावर्स कुड बी रिस्ट्रिक्टेड, देयर पावर्स कुड बी रिस्ट्रिक्टेड either through the provisions of companies act, either through the memorandum, either through the articles, or by way of passing a resolution in the general meeting. Is it clear? Is it clear? ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, Section 179 of the Companies Act 2013 empowers the board to exercise all the powers and to do all such acts and things as the company is authorized to exercise and do, except those powers which can be only exercised or done by the company in the general. बोला इन जनरल वो लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कैरी आउट कर सकते, कोई भी पावर एक्सरसाइज कर सकते, एक्सेप्ट दोज ट्रांजेक्शन या दोज पावर्स जिसको एक्सरसाइज करने के लिए दे आर रिक्वायर्ड टू कंडक्ट द जनरल मीटिंग. The powers of the board are, however, subject to the provisions contained in that behalf in the act, or the memorandum or articles of the company, or including the regulations made by the company in the general meeting. ये भी मैंने आपको बता दिया, yes or no. Next, however ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना यहाँ पे.
स्टार मार्क कर लीजिएगा। However, no regulations made by the company in the general meeting shall invalidate any prior act of the board which would have been valid if that regulation has not been made। मतलब समझ रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन किया, मान लो ट्रांजेक्शन एक्स किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ट्रांजेक्शन एक्स किया जो मेंबर्स को पसंद नहीं आया, तो मेंबर्स ने क्या किया, जनरल मीटिंग बुला करके उस ट्रांजेक्शन एक्स को करने से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन कब लगाया जा रहा है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी वो ट्रांजेक्शन कर दिया है। भाई अगर रिस्ट्रिक्शन लगाने से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी कोई ट्रांजेक्शन कर दिया है तो उसके लिए कंपनी बाइंडिंग। हाउएवर रिस्ट्रिक्शन लगाने के बाद अगर वो पावर्स एक्सरसाइज करता है बोर्ड, दैट विल नॉट बी बाइंडिंग ऑन दी। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या, लिखा है ना, नो रेगुलेशंस मेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग शैल इनवैलिडेट any prior act of the board which would have been valid if that regulations had not been। कोई दिक्कत? तो देखिए अभी तक आपने तीन चीजें पढ़ी, फिर से ध्यान देना, सेक्शन 179 बात करता है जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड। पहला पॉइंट में क्या बोला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आप वो सारे काम कर सकते हो जो कंपनी कर सकती है, और कंपनी को पावर कहाँ है, मेमोरेंडम में। दस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गेट्स देयर पावर फ्रॉम द मेमोरेंडम। फिर बोला सुन लो, सुनो सुनो सुनो, इन ऑर्डर टू एक्सरसाइज दी पावर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पावर्स आप एक्सरसाइज कर रहे हो दैट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, दैट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद द मेमोरेंडम, दैट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद द आर्टिकल्स, दैट शुड नॉट कॉन्ट्राडिक्ट विद एनी ऑफ द रिस्ट्रिक्शंस imposed by the members by way of passing a resolution in the general meeting। फिर बोला कि अगर मेंबर्स ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के किसी पावर को रेस्ट्रिक्ट किया है बाय वे ऑफ पासिंग अ रेजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग, तो रेजोल्यूशन पास करने से पहले जो भी ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी कर लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने वो वैलिड होगा, उसके बाद जो ट्रांजैक्शंस किया वो क्या हो जाएगा, वॉइड अगेंस्ट दी कंपनी। यहाँ तक सबको समझ में आया? तीन स्टेटमेंट बोला ना मैंने, मैं आपको 5 मिनट का समय दे रहा हूँ, आप फिर से इसको लिखिए, प्लीज डू इट एवरीवन, फिर हम आगे जाएंगे क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है।
हेलो, यस डन। बोलिए सर। देखिए, देखिए बेटा, नेक्स्ट पार्ट पे सेक्शन 179 सबसेक्शन 3 रीड with rule 8 of companies meeting of board in its power rules 2014. Hello. Powers of the board of directors shall be exercised only by means of resolution passed at a meeting of the board, namely. ये सारे powers board exercise कर सकता है by way of passing a board resolution in the board meeting of the company. पहला, to make calls on the shareholders, ठीक है, कॉल मनी मंगा सकते हैं। देन ऑथोराइज कर सकते हैं क्या, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। देन they can take decision for the issue of securities including debentures whether in India or outside India, to borrow money, to invest the funds of the company, to grant loans or give guarantees or provide securities in respect of loans. They can approve the financial statement and board report. They can take decision for the diversification of the business of the company. They can approve amalgamation, merger or reconstruction of company. To take over a company, किसी दूसरे कंपनी के मैनेजमेंट को टेक ओवर करने का डिसीजन ले सकते हैं। और acquiring a control or substantial stake in the another company. Then they can take decision for making political contribution. Then they have the power to appoint and remove any KMPs, key managerial personnel, and to appoint the internal auditor as well as secretarial auditors. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पावर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं विदाउट सीकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ये जनरल पावर्स है, ठीक है, जनरल पावर्स। इज इट क्लियर? हाउएवर कितने हैं यहाँ पे जनरल पावर्स में? तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पावर्स है जो एक्सरसाइज किया जा सकता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी इन जनरल, जो एक्सरसाइज किया जा सकता है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी इन जनरल। हाउएवर अभी देखिए नीचे, डेलीगेशन ऑफ द पावर्स ऑफ बोर्ड बोला, एज फार एज एक्सरसाइजिंग दीज 3 पावर्स आर कंसर्न। अपन लोगों ने पढ़ा ना ऊपर कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है टू बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है टू इन्वेस्ट द फंड्स ऑफ द कंपनी। उनके पास पावर है टू ग्रांट लोन और टू गिव गारंटी और प्रोवाइड सिक्योरिटीज। ये 3 पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी पर्सन को डेलीगेट कर सकते हैं। ये जो 3 पावर्स है, पर्टिकुलरली ये जो 3 पावर्स हैं, 3 पावर्स एक्सरसाइज करने के लिए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कैन बी मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मेरी बात समझ में आ रहा है क्या? These powers can be delegated aforementioned powers by passing a board resolution in the favor of any of the following. ये 3 powers board of directors exercise कर सकता है by delegating their authority in favor of any committee of directors। मतलब board of directors क्या करे, एक अलग से committee of directors constitute करे, किसके लिए? For the purpose of borrowing money, for the purpose of making the investment of the funds, or for the purpose of granting loans or giving security giving or guaranteeing any security. Is it clear? कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये सारे पावर्स दे सकता है किसको? कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर्स को या कंपनी के मैनेजर को या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी। इज इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है क्या? 3 पावर्स कौन से? पावर टू बोरो मनी, दूसरा पावर टू इन्वेस्ट दी फंड्स, तीसरा टू ग्रांट लोन और गिव गारंटी और प्रोवाइड securities. These powers can be delegated. These powers can be delegated by the
These powers can be delegated by the board of directors of the company. इसको डेलीगेशन हो सकता है या तो इसके लिए वो कोई कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करे, कोई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को डेलीगेशन करे, मैनेजर को करे, या प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी. इज इट क्लियर? नेक्स्ट. अच्छा, डेलीगेशन, ये पावर्स डेलीगेट करने के लिए दे हैव टू पास अ बोर्ड रिजोल्यूशन इन द बोर्ड मीटिंग ऑफ द कंपनी. मतलब for the purpose of delegation of authority by the board of directors, resolution through circulation cannot be passed. मेरी बात समझ में आ रही है क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने ये पावर्स डेलीगेट करने के लिए रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, पढ़ा था आपने सेक्शन 175, बोला यहाँ पे रिजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन पास नहीं हो सकता, रिजोल्यूशन पास होगा ओनली इन अ ड्यूली कन्वीन बोर्ड मीटिंग. इज इट क्लियर? बताइए, क्या यहाँ तक सभी चीज़ें क्लियर हैं? चलो, तो अभी तक अपन ने जो भी चीज़ें पढ़ी फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ, याद हो जाना चाहिए. अपन ने पहले पढ़ा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पावर डिराइव करता है किससे? कंपनी के मेमोरेंडम से. 10 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास वो सारे पावर्स होंगे जो कंपनी के पास है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं सब्जेक्ट टू द कंडीशन that exercising such powers do not contradict with the exercising any of the powers of the board of directors do not contradict with the provisions of the act or the memorandum or the articles or any specific restrictions imposed by the members by way of passing a resolution. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बोला कि भाई मेंबर्स लोग जो हैं वो रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पावर पे रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं. क्या मेंबर्स रिजोल्यूशन पास करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्रोहिबिट कर सकते हैं फ्रॉम एक्सरसाइजिंग देयर पावर्स? क्या लगता है तुम्हें? मैंने दो चीजें बोली. मेंबर्स क्या कर सकते हैं? रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर सकते हैं. किसके ऊपर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर. क्या मेंबर्स एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन लगा सकते हैं? आंसर इज नो. आंसर इज नो. Members by way of passing a resolution cannot prohibit the directors from exercising the powers. अच्छा, फिर एक और चीज, एक और पॉइंट. whether member can interfere in the proceedings of the board of directors. whether members of company can make any kind of interference in the proceedings of the board of directors. Answer is no. members लोग interference नहीं कर सकते, members लोग prohibition नहीं लगा सकते. पावर क्या उनके पास? they can impose certain restrictions. is it clear? और फिर यहाँ पे एक और important point है, board of directors of any company cannot use the funds of the company for any illegal purpose. कंपनी के फंड्स को इलीगल पर्पस के यूज में नहीं ले सकते. अगर लिया तो उन सभी ट्रांजैक्शंस के लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी. एंड जो भी डायरेक्टर्स हैं दे विल बी हेल्ड लाइबल, पर्सनली लाइबल फॉर ऑल सच इलीगल ट्रांजैक्शंस. समझ में आया? ठीक है, चलिए. तो ये जो 3 मैंने पॉइंट्स बताए वो भी आप लोग लिख ले.
आपको ये जनरल पावर्स याद रखने पड़ेंगे सेक्शन 179 के, ठीक है। ठीक है सर, चलो आगे। अच्छा, फिर एक तुमको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि इफ एनी ट्रांजेक्शन इज undertaken by the directors या by the board of directors which are beyond the scope of their authority। मतलब डायरेक्टर ने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कोई ऐसा ट्रांजेक्शन किया जिसका पावर उनके पास नहीं है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाते हैं, अल्ट्रा वायरस। बट विद इन दी पावर्स ऑफ कंपनी, डायरेक्टर्स के पास पावर नहीं है उस ट्रांजेक्शन को करने का, लेकिन कंपनी के पास पावर है। तो वेदर सच ट्रांजेक्शंस कैन बी रेटिफाइड बाय द कंपनी, क्या उन ट्रांजेक्शंस को कंपनी रेटिफाई कर सकती है? आंसर इज यस, कर सकती है। रेटिफाई करेगी ये जरूरी नहीं है, तुम क्लास खत्म होने के बाद घर पे जाके पढ़ सकते हो, पढ़ोगे ये जरूरी नहीं है, मतलब देयर इज नो कंपल्शन। इज इट क्लियर? it is an option available if the directors of company have undertaken any transaction the power of which is not given to them, but such transactions are within the scope of powers of the company, then in such cases all such transactions can be ratified by the company। can be ratified, shall be ratified नहीं। क्लियर है? तो ये एक लाइन लिख लेना, सेक्शन 179 यहाँ पे हो जाता है खत्म। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया है। सेक्शन 179 बात करता है जनरल पावर्स ऑफ द बोर्ड। जल्दी जल्दी लिखिए फटाफट से। ओके डन, चलिए नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। अब अपन चलेंगे सेक्शन 180 की तरफ। ठीक है, सेक्शन 180 बात करता है रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड। क्या बात करता है? रिस्ट्रिक्शंस ऑन द पावर्स ऑफ बोर्ड। सुनना ध्यान से प्लीज, बिल्कुल सब फोकस करना है यहाँ पे। सेक्शन 180 में 4 ट्रांजेक्शन्स कवर्ड है। कितने? 4। सेक्शन नंबर 180 में 4 ट्रांजेक्शन्स कवर्ड है, जिनको एक्सरसाइज करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए रहेगा बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। चलो बोलो मेरे साथ, सेक्शन 180 में 4 ट्रांजेक्शन्स कवर्ड है, जिनको कैरी आउट करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी is required to take the prior permission of members by way of
passing a special resolution in the जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। ठीक है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होगा तो ही ये फॉलोइंग 4 ट्रांजेक्शंस कंपनी कैरी आउट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एनी कंपनी कैन कैरी आउट। सिंपल है। देखिए, अच्छा, सेक्शन 179 में जो जनरल पावर्स में आपने पढ़ा था, क्या वहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन का रिक्वायरमेंट था? नहीं, वो जनरल पावर्स थे। लेकिन इन पावर्स को एक्सरसाइज करने के लिए मेंबर से कंसेंट चाहिए रहेगा। कैसे? बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन। इज इट क्लियर? देखिए, the board can exercise the following powers only with the consent of the company by passing a special resolution, namely, पहला पावर है टू सेल। सेल का मतलब समझते हो? बेचना। वेरी गुड। लीज, लीज का मतलब समझते हो? हाँ, लीज पे देना। वेरी गुड। और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ, या तो सेल करना या लीज पे देना या डिस्पोज ऑफ करना। डिस्पोज ऑफ करना मतलब समझते हो? डिस्ट्रॉय करना, बंद कर देना, खत्म कर देना। ठीक है, तुम अभी नहीं पढ़ोगे तो अपना करियर क्या कर रहे हो तुम लोग? डिस्पोज ऑफ। वेरी गुड। डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग ऑफ द कंपनी, और वेयर द कंपनी ओन्स मोर देन वन अंडरटेकिंग ऑफ द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ एनी ऑफ सच अंडरटेकिंग। सर नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है? चलो चलो एक एक वर्ड करके पढ़ेंगे। बोला अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये फॉलोइंग रिजोल्यूशंस, अगर ये फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस कैरी आउट करना है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अप्रूवल लेना पड़ेगा मेंबर से बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। इतनी तो बात समझ में आ गई थी। क्या ट्रांजैक्शंस है? तो बोला अगर वो सेल करना चाहते हैं, अगर वो लीज पे देना चाहते हैं, या वो डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। सेल करना चाहते हैं, लीज पे देना चाहते हैं, या डिस्पोज ऑफ करना चाहते हैं। क्या? होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग। यहाँ पे जो अंडरटेकिंग वर्ड है ना, उसको सर्कल करिए, लिखिए एनी ऑफ देयर बिजनेस यूनिट्स। आप बात कर लो ना, 1 मिनट। यस, सेल करना चाहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लीज पे देना चाहता है, या डिस्पोज ऑफ करना चाहता है। क्या? होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब क्या है यहाँ पे? बिजनेस यूनिट है ना, ऑफ द कंपनी। जब भी किसी, बोलो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोलो कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वांट्स टू सेल। सेल मतलब समझते हो? बहुत अच्छे, बेचना। लीज, लीज का मतलब समझते हो? किराए पे देना। डिस्पोज ऑफ करना मतलब बंद करना। आइदर दी होल, या तो पूरा, या सब्सटेंशियली दी होल। या सब्सटेंशियली दी होल का मतलब अभी समझो मेजोरिटी पार्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट। मेजोरिटी पार्ट ऑफ द बिजनेस यूनिट ऑफ अ कंपनी, or a company owns more than one undertaking of the whole or substantially the whole of any of such undertaking। अंडरटेकिंग का मतलब देखिए यहाँ पे, explanation to section 180 clause 1 sub clause A defines the meaning of the expression undertaking। Undertaking shall mean an undertaking in which the investment of the company exceeds 20% of its net worth as per the latest audited balance sheet of the preceding financial year, or an undertaking which generates 20% of the total income of the company during the previous financial year। The expression substantially the whole of the undertaking in any financial year shall means 20% or more of the value of undertaking as per the audited balance sheet of the preceding financial year। देखो एक तुमको बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, समझने की कोशिश करना। मान लो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है आने वाले टाइम की, नॉलेज एकेडमी लिमिटेड। ठीक है, नॉलेज एकेडमी लिमिटेड। ठीक है, अब नॉलेज एकेडमी लिमिटेड क्या करता है? तो भाई क्लासेस प्रोवाइड कराता है। अब मान लो इसके बहुत सारे बिजनेस यूनिट्स हो गए हैं। अभी मैं आज से 20 साल के बाद की बात कर रहा हूँ, 2043 में हम लोग। ठीक है, तो जो मेजर सेगमेंट्स है पढ़ाने के, एक है 11th एंड 12th कॉमर्स, एक है सीए, एक है सीएस, एक है सीएमए, एक है क्लैट, और एक और बहुत बड़ा सेगमेंट है लेट्स से आईआईटी जी।
ये सारे सेगमेंट्स हैं किसके, नॉलेज एकेडमी लिमिटेड के। ये एक बिजनेस यूनिट नंबर 1, बिजनेस यूनिट नंबर 2, बिजनेस यूनिट नंबर 3, बिजनेस यूनिट नंबर 4, बिजनेस यूनिट नंबर 5 एंड बिजनेस यूनिट नंबर 6। सारे बिजनेस यूनिट का जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट है ना, वो प्रॉफिट होता है किसका, नॉलेज एकेडमी लिमिटेड का। सारे बिजनेस यूनिट्स का जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट होगा, है ना, सारे बिजनेस यूनिट्स का जो क्यूमुलेटिव प्रॉफिट होगा वो ओवरऑल प्रॉफिट होता है किसका, वो ओवरऑल प्रॉफिट होता है किसका, नॉलेज एकेडमी लिमिटेड का। यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब मान लो कि भाई ये सेगमेंट अच्छा चलता है, ये भी अच्छा चल रहा 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 है, लेकिन इसमें लगातार लॉसेस हो रहे हैं, इसमें लगातार लॉसेस हो रहे हैं, जिसकी वजह से इट इज अफेक्टिंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ नॉलेज एकेडमी लिमिटेड। मान लो कि भाई यहाँ से 4 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ से 6 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ से 3 करोड़ का प्रॉफिट है, यहाँ से 10 करोड़ का प्रॉफिट है, और यहाँ से 15 करोड़ का प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ से 8 करोड़ का लॉस है। तो नेट प्रॉफिट कितना है कंपनी का, 25, 3 28, 28 से 34, 34 4 38, 38 में से 8 गया 30। नेट प्रॉफिट कितना है, 30 करोड़, जो कि कितना हो सकता था, 38 करोड़, अगर क्या नहीं होता, IIT-JEE वाला सेगमेंट नहीं होता। तो मेरी बात समझ में आ रही है क्या। तो नॉलेज एकेडमी लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, नॉलेज एकेडमी लिमिटेड का जो मैनेजमेंट है, मान लो मैनेजमेंट में 4 लोग हैं, वो चाहते हैं ये वाला सेगमेंट किसी दूसरे क्लासेस को बेच देना, XYZ क्लासेस है उसको बेच देना। तो नॉलेज एकेडमी लिमिटेड के डायरेक्टर्स क्या कर रहे हैं, दे आर सेलिंग ऑफ वन ऑफ देयर अंडरटेकिंग। अब यहां बोला गया कि भाई इसको अंडरटेकिंग कब मानेंगे, सेक्शन 180 के हिसाब से इसको अंडरटेकिंग कब मानेंगे, तो बोला कि अगर वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट में कंपनी के टोटल नेटवर्थ का 20% अमाउंट इन्वेस्टेड है। मान लो कि नॉलेज एकेडमी लिमिटेड का नेटवर्थ है 100 करोड़, नॉलेज एकेडमी लिमिटेड का टोटल नेटवर्थ कितना है, 100 करोड़, एंड 100 करोड़ में से 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट ना इस वाले सेगमेंट में किया। तो IIT-JEE वाला जो सेगमेंट है उसको क्या मानेंगे अपन लोग, अंडरटेकिंग। या तो बोला टोटल इन्वेस्टमेंट का 20% उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट में इन्वेस्टेड हो, या टोटल इनकम का 20% इनकम उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट से हो। मेरी बात समझ में आ रही है। दो चीजें मैंने बोली, अंडरटेकिंग अपन 2 बेसिस पे डिटरमाइन करेंगे। पहला, या तो बोलो, या तो टोटल नेटवर्थ का 20% अमाउंट उस पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट में इन्वेस्टेड हो, या टोटल इनकम का 20% इनकम वो पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट से रिसीव हो, तो उसको अपन अंडरटेकिंग मान। तो बोला अगर ऐसे किसी बिजनेस यूनिट या बिजनेस अंडरटेकिंग को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नॉलेज एकेडमी लिमिटेड बेचना चाहता है, they cannot do so without getting the prior approval from the members by way of passing a special resolution in the general meeting of the company। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, यहां तक सबको क्लियर है। अब यहाँ पे एक और चीज ऐड किया गया, बोला या तो पूरा अंडरटेकिंग बेच रही है, सेल कर रही है, लीज पे दे रही है, या डिस्पोज ऑफ कर रही है, या उस अंडरटेकिंग का सब्सटेंशियल पार्ट, या उस अंडरटेकिंग का सब्सटेंशियल पार्ट को बेचा जा रहा है, लीज पे दिया जा रहा है, या डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है। अब पहले तो तुमने अंडरटेकिंग समझा, अब अंडरटेकिंग का सब्सटेंशियल पार्ट का मतलब क्या। मान लो कि इसका जो टोटल नेटवर्थ है IIT-JEE वाले सेगमेंट का, वो है 25 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। अभी मैंने आपको बताया 25 करोड़ में से अगर हम इसके 20% से ज्यादा के शेयर्स या 20% से ज्यादा वैल्यू के एसेट्स अगर बेचते हैं तो भी सेक्शन 180 लगेगा। तुम समझ रहे हो, या तो अंडरटेकिंग बेच रहे है ना, या सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग बेच रहे। बोलो, या तो अंडरटेकिंग बेच रहे, लीज पे दे रहे, या डिस्पोज ऑफ कर रहे, या सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ अंडरटेकिंग बेच रहे,
लीज पे दे रहे हैं या डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो इन ऑल सच केसेस प्रायर अप्रूवल ऑफ मेंबर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर सबको? देखो लिखा है टू सेल लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल, या तो पूरा अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अंडरटेकिंग, या तो पूरा बिजनेस यूनिट बेचना या उस बिजनेस यूनिट का सब्सटेंशियल पार्ट बेचना, लीज पे देना या डिस्पोज ऑफ करना ऑफ द कंपनी where the company owns more than one undertaking of the whole or substantially the whole of any of such undertaking। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? यहाँ पे अंडरटेकिंग का मतलब वो बिजनेस यूनिट जिस बिजनेस यूनिट में या तो 20% इन्वेस्टमेंट है या उस बिजनेस यूनिट से टोटल इनकम का कंट्रीब्यूशन कितना है 20%। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ये पहला ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा ट्रांजेक्शन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। To invest otherwise in trust securities, the amount of compensation received by it as a result of any merger or amalgamation। मतलब वो कंपनी का मर्जर हुआ है, अमालगमेशन हुआ है, और जब भी मर्जर अमालगमेशन होता है तो जिस कंपनी का मर्जर हो रहा है या जो अमालगमेशन के लिए जा रही है उसको क्या मिलता है? कॉम्पेंसेशन। आज अगर मैं किसी दूसरे इंस्टीट्यूट को अक्वायर करूंगा तो फ्री में अक्वायर कर लूंगा क्या? सामने वाला पागल है? सामने वाला पागल है? नहीं है ना। मान लो कि भाई इस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में एक और इंस्टीट्यूट चलता है, मैंने उसका बिजनेस एक्वायर किया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसिडरेशन देना पड़ेगा ना, हाँ या ना? फ्री में आ जाएगा क्या? नहीं। तो बोला वो जो कंसिडरेशन मिला है कंपनी को एज अ रिजल्ट ऑफ मर्जर और अमालगमेशन, कंपनी अगर उस कंसिडरेशन को इन्वेस्ट करना चाहती है कहीं पे अदरवाइज देन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज, मतलब अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया तो मेंबर्स का कंसेंट बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए। ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट किया तो मेंबर्स का अप्रूवल चाहिए बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इन दी जनरल मीटिंग ऑफ दी कंपनी। कंपनी ने मर्जर अमालगमेशन के लिए गई, एज अ रिजल्ट ऑफ सच मर्जर अमालगमेशन कंपनी हैज रिसीव्ड कॉम्पेंसेशन या कंसिडरेशन। वो कंसिडरेशन को कंपनी क्या कर रही है? इन्वेस्ट कर रही है, अदरवाइज देन इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज। अगर इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज है, नो अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स आर रिक्वायर्ड। ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट है, अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स बाय वे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे एक एरो लगाओ, तीर का निशान, और एरो लगा करके लिख लो भाई, अगर वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज में है, अगर वो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट सिक्योरिटीज में है तो अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए? बोलिए, नहीं चाहिए। ट्रस्ट सिक्योरिटीज के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट है तो अप्रूवल चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। वेरी गुड। डन। तो 180 का 1 किया, 180 का 2 किया, ठीक है। अब आप आ जाओगे थर्ड वाले पार्ट पे। थर्ड वाला पार्ट देखिए क्या बोलते हैं। टू बोरो मनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैसा बोरो करना चाहते हैं, है ना। वेयर द मनी टू बी बोरोड, तो यहाँ पे जो सेक्शन 180 सबसेक्शन 3 जो आप पढ़ रहे हो ना, एक एरो लगाइए और वहां पे लिखिए बोरोइंग पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
मुंह सड़ा करके मत बैठिए, थोड़ा सा जोश बनाए रखिए, ठीक है। नहीं तो मैं तुम्हारा मर्डर कर दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा जोश रखिए अपने अंदर, ठीक। ये तो दिसंबर से जून हो जाएगा अपने आप अटेम्प्ट। हाँ क्या बोल रहा था मैं? सेक्शन 180 सब सेक्शन 3 एरो लगा के क्या लिखा? बोरिंग पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कोई तुमसे पूछे कि बताओ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोरिंग पावर्स कौन से सेक्शन में डिफाइंड है, व्हाट विल बी योर आंसर? व्हाट विल बी योर आंसर? सेक्शन 180 सब सेक्शन 3, ठीक है। लेकिन तुम लोग तो आंसर करोगे नहीं उसको, सामने वाले को। देखिए, टू बोरो मनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पैसा बोरो कर रहे हैं, वेयर द मनी टू बी बोरोड टुगेदर विद द मनी ऑलरेडी बोरोड, मतलब जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स है एंड प्रपोज्ड बोरोइंग्स है। बोलो, जो एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स है प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग्स है, लिखो पहले, क्योंकि तुम्हारा क्या भरोसा, तुम तो घर जाके भूल जाओ। कशिश उठ जा बेटा, उठ जा। एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स प्लस प्रपोज्ड बोरोइंग्स। To borrow money where the money to be borrowed together with the money already borrowed by the company will exceed aggregate of its paid up share capital, free reserve and securities premium apart from temporary loans borrowed from the company's banker in the ordinary course of business। क्या बोल रहे, अगर कंपनी का एग्जिस्टिंग बोरोइंग्स प्लस क्या प्रपोज्ड बोरोइंग्स ज्यादा हो जाता है, किससे ज्यादा हो जाता है, किससे? कंपनी के पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट से। अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे प्रपोज बोरिंग करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या चाहिए? मेंबर्स का कंसेंट बाय वे ऑफ एसआर इन दी, बाय वे ऑफ एसआर इन दी जनरल मीटिंग। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब सुनना, बोला ये जो बोरिंग्स का लिमिट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं ना, इसमें ना माइनस कर देने का, माइनस कर देने का इसमें क्या, एनी टेम्पररी लोन। क्या माइनस करने का? एनी टेम्पररी लोन। टेम्पररी लोन का मतलब यहाँ पे विच आर रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। तो जब मैं बोरिंग का जब लिमिट कैलकुलेट करूंगा ना, उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, क्या माइनस करूंगा? टेम्पररी लोन्स माइनस कर दूंगा, ठीक है। टेम्पररी लोन्स का मतलब क्या है यहाँ पे? टेम्पररी लोन्स का मतलब क्या है? विच आर रीपेबल, ठीक है, विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, ठीक। लिखा टेम्पररी लोन मीन्स रीपेबल ऑन डिमांड और विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लोन, सच एज शॉर्ट टर्म कैश क्रेडिट अरेंजमेंट, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स and issue of other short term loan of seasonal character but does not include loan raised for the purpose of financial expenditure of a capital nature। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है, समझना। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी बात करता है बोरिंग पावर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत बहुत ध्यान से सुनना है तुमको। सेक्शन 180 सब सेक्शन 3 क्या बोला? अगर एग्जिस्टिंग बोरिंग्स प्लस प्रपोज्ड बोरिंग्स, बोलो मेरे साथ, एग्जिस्टिंग बोरिंग्स प्लस प्रपोज्ड बोरिंग्स अगर एक्सीड होने जा रहा है फ्रॉम दी पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व
प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो कंपनी को मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। हाँ मत बोल तू, बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द। और यहाँ पे जो बोरिंग्स अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, बोरिंग्स में क्या एक्सक्लूड करेंगे? टेम्पररी लोन्स को एक्सक्लूड करेंगे। टेम्पररी लोन्स का मतलब है लोन्स विच आर रिपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, लोन्स विच आर रिपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। लेकिन अब समझना, मैंने बोला कि टेम्पररी लोन्स को एक्सक्लूड करना है। एक कंपनी ने टेम्पररी लोन अक्वायर किया, लेट्स से 5 करोड़ रुपए का टेम्पररी लोन लिया, 5 करोड़ रुपए का, मतलब 5 महीने के लिए लिया, लेट्स से दिस लोन अमाउंट इज रीपेबल इन नेक्स्ट 5 मंथ्स, दिस लोन अमाउंट इज रीपेबल इन नेक्स्ट 5 मंथ्स। बात समझ में आ रही है क्या? 5 करोड़ का लोन था, 5 महीने में रीपेबल है, तो इसको अपन वो लिमिट में कैलकुलेट इंक्लूड नहीं करेंगे। यही पढ़ा ना अभी कि टेम्पररी लोन जो है वो बोरिंग लिमिट्स में कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, बोला टेम्पररी लोन के नाम पे तुमने अगर पैसा लिया और उस पैसे को तुमने इन्वेस्ट किया कैपिटल एसेट्स एक्वायर करने के लिए, उस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दिया? कैपिटल एसेट्स एक्वायर करने के लिए, तो वो जो टेम्पररी लोन है वो भी लिमिट में फॉल करेगा, बोरिंग लिमिट्स में फॉल करेगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? सेक्शन 180 सबसेक्शन 3 डिफाइंस द बोरिंग पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोला गया कि अगर एग्जिस्टिंग बोरिंग प्लस प्रपोज बोरिंग एक्सीड करता है पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को परमिशन लेना पड़ेगा शेयर होल्डर से बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। यहाँ जो बोरिंग लिमिट्स है उसके अंदर टेम्पररी लोन एक्सक्लूड करेंगे। टेम्पररी लोन का मतलब है लोन विच इज रिपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। हाउएवर अगर उस टेम्पररी लोन के अमाउंट से कंपनी ने कोई कैपिटल एसेट्स बना लिया तो वहाँ पे टेम्पररी लोन भी क्या हो जाएगा? इंक्लूड हो जाएगा। प्लस ये जो सेक्शन है 180 सबसेक्शन 3 ये एप्लीकेबल नहीं होना चाहिए बैंकिंग कंपनीज के ऊपर, जिसका नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ही क्या है? बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑफ फंड्स। तो ये जो भी चीजें भी आपने पढ़ी हो किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होनी चाहिए? बैंकिंग कंपनीज के ऊपर। इज इट क्लियर? क्योंकि अगर तुम उसके ऊपर बोरिंग के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दो एक बैंकिंग कंपनीज के ऊपर तो बिजनेस कैसे करेगा? है ना? कॉमन सेंस है आप में? नहीं है, नो कर मना कर रहा मैं, नो बोला ना इसने, मैंने मुझे कॉमन सेंस है, इसने बोला नो सर। कोई बात नहीं, जो तू नशा करता है ना वो तो किसी को बताना मत बस। नेक्स्ट नेक्स्ट है टू रेमिट और टू गिव टाइम फॉर द रीपेमेंट ऑफ एनी डेप्ट ड्यू फ्रॉम अ डायरेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोला अगर कंपनी ने अपने किसी भी, पहले सुन लो ध्यान से, अंडरलाइन बाद में कर लेना। हाँ, अगर कंपनी ने अपने किसी बोर्ड ऑफ अपने किसी डायरेक्टर को, अगर कंपनी ने अपने किसी डायरेक्टर को कोई भी लोन अमाउंट दिया है, बोलो ऐसा, बोलो, मतलब मैं पढ़ाऊंगा ही नहीं तुम लोगों को, थोड़ा जोर से बोलो। और वो लोन अमाउंट ड्यू फॉर रीपेमेंट हो गया एंड कंपनी wants to extend the time period for repayment of loan amount। तो ऐसा करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मेंबर्स से अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय वे ऑफ पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन इन द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी। चलो 4 ट्रांजेक्शन मैंने पहला बोला, पहला टू सेल लीज डिस्पोज ऑफ एनी अंडरटेकिंग और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब था यहाँ पे आइदर ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट और ऑन द बेसिस ऑफ इनकम कंट्रीब्यूशन, है ना? उसके बाद आपने देखा क्या
इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ कॉम्पेंसेशन अंडर एनी मर्जर अमलगमेशन। अगर इन्वेस्टमेंट इन ट्रस्ट सिक्योरिटीज हो रहा है, नो प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड। अदर देन ट्रस्ट सिक्योरिटीज हो रहा है, प्रायर परमिशन इज रिक्वायर्ड। फिर आपने पढ़ा बोरिंग पावर्स ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर चौथा आपने क्या पढ़ा कि अगर कंपनी एक्सटेंशन कर रही है, क्या टाइम लिमिट किसका, फॉर रीपेमेंट ऑफ एनी लोन अमाउंट। इज इट क्लियर? सिर्फ इतना करोगे सेक्शन 180 में। अब देखो यहाँ पे एक चीज है, सेक्शन 180 सब सेक्शन 1 में क्या था, टू सेल लीज और अदरवाइज डिस्पोज ऑफ द होल और सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द अंडरटेकिंग। बोला अगर कंपनी को अपना कोई भी बिजनेस अंडरटेकिंग बेचना है, लीज पे देना है या डिस्पोज ऑफ करना है, तो उसको परमिशन लेना था मेंबर से, है ना, इन ऑर्डर टू डू सच ट्रांजेक्शंस। मान लो कंपनी ने वो ट्रांजेक्शन कर लिया विदाउट सीकिंग द अप्रूवल फ्रॉम द मेंबर्स, समझ रहे हो? कंपनी ने अपना एक बिजनेस यूनिट बेच दिया, बिजनेस अंडरटेकिंग बेच दिया शेयर होल्डर के परमिशन के बिना, तो जिसने वो बिजनेस यूनिट खरीदा है या बिजनेस अंडरटेकिंग खरीदा है, क्या उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? क्या लगता है? कंपनी ने अपना एक बिजनेस यूनिट बेच दिया, ठीक है, लेट्स से टू सम अदर कंपनी, without passing the special resolution या without complying with the requirement of section 180 subsection 1, तो जो खरीदने वाला बंदा है, जो बायर है, क्या उसको वैलिड टाइटल मिलेगा? आंसर इज यस, प्रोवाइडेड ही हैज परचेज्ड द अंडरटेकिंग इन गुड फेथ एंड ही हैड नो नोटिस कि कंपनी हैज नॉट पास्ड स्पेशल रिजोल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ये था सेक्शन 179 एंड सेक्शन 180, ठीक है। इसकी आगे की कहानी कल। थैंक यू सो मच। स्ट्रीमिंग रोक दे।